चलिए गाइस, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं। 9:05 हो गए। एग्जाम में रीजनिंग एंड मैथ्स कितने कितने क्वेश्चन के आ सकते हैं मंजू? ये तो भाई मैंने उस दिन भी कहा था, पहले भी क्लास में कहा है कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि पहले पेपर नहीं हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि 50% आएगा, यही उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है कि भाई 50% आ सकता है, आधा आधा करेंगे वो लोग, क्योंकि नहीं कहीं पे एक्सप्लेनेशन है कि कितना आएगा, कि रीजनिंग इतना परसेंट आएगा या मैथ्स इतना परसेंट आएगा या इतने नंबर की मैथ्स आएगी इतने नंबर की रीजनिंग आएगी, ऐसा कहीं पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है आयोग ने, है ना। तो हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं कि 50-50 आएगा। मैं तो यही कह सकता हूँ कि 50-50 ही आएगा, है ना। हाँ जी। तो चलिए भाई, और ज्यादा वेट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है ना। जैसे कि पुराने पेपर से हम लोग क्या करें, कंपैरिजन करें, या लाइक कोई आयोग ने कुछ कहा होता। ठीक है, तो फिर हम लोग एक बार के लिए सोच सकते थे। ठीक है, चलो एक सेकंड देना। चलिए, ओके गाइस, वेलकम टू क्यूट्रिक्स ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। तो कल के बाद यहां तक के क्वेश्चन कल तक हो गए थे और आज के क्वेश्चन यहां से शुरू होंगे ब्लड रिलेशन से, है ना। कुछ क्वेश्चन हमने ब्लड रिलेशन के किए थे। आज आपके सामने जो क्वेश्चन हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं पहले भी क्लास में करवा चुका हूं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने उन क्वेश्चन को दोबारा लिया हुआ है। चलिए जल्दी से बताएं, आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, सॉल्व करें एंड आंसर बताएं। कम ऑन गाइस। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है। कम ऑन जल्दी से बताएं। बी, बबीता का आंसर आ गया है बी, यानी पौत्र। पौत्र मतलब होता है आपका पोता। ठीक है, चलिए बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करें। सुमंत का आ गया है सी, यानी नाना। ए से डी का क्या संबंध है, यानी ए डी का क्या लगता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ए जो है बी का भाई है। ठीक है, ए जो है बी का भाई है। ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ओके। सी जो है ए की माता है, यानी सी जो है ए की माता हो गई, यानी ये क्या हो गया, ये क्या हो गई, फीमेल हो गई। ए बी का भाई है तो ए आपका मेल है। ओके, चलो सी ए की माता हो गई। और डी सी का पिता है, जो डी है वो सी का पिता है ना। डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, ये मेल हो गया। ई बी का पुत्र है, जो ई है वो बी का पुत्र है, जो ई है वो बी का पुत्र है, यानी ये मेल हो गया, है ना। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है। ए से डी का क्या संबंध है, यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमसे क्या पूछा गया है कि ए से डी का क्या संबंध है, का मतलब क्या है कि ए जो है पौत्र है और डी नाना है। तो आंसर क्या होगा भाई, बी होगा या सी होगा, इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन है क्योंकि सभी के आंसर बी या सी में फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो देखिए ए से डी का क्या संबंध है ना। जैसे मैं आपसे कहूं, यदि मैं इसको रिलेट करूं कि आपका आपके पिता से क्या संबंध है, आपके आपके पिता से, आपके पिता से आपका क्या संबंध है। ठीक है, तो आप पिता होगा, फिर आंसर सी नाना होगा आंसर, है ना। यहाँ पे इसका नाना होगा। ए से डी का क्या संबंध है, यानी ए से पूछ रहा है, यानी ए जो है डी का क्या लगता है ये पूछा गया है। ठीक है, ए जो है डी का क्या लगता है ये पूछा जा रहा है। मैंने पहले भी बताया था ये क्वेश्चन, नाना होगा इसका आंसर। ए से डी का क्या संबंध है, मतलब हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। हाउ इज इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, यानी ए इज ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ डी। गॉट इट एवरीवन, सबको क्लियर हो गया होगा। जो लोग पौत्र और नाना में कंफ्यूज थे, आई होप डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ई सी से किस प्रकार संबंधित है। कम ऑन जल्दी से, यानी ई सी से, यानी ई जो है सी का क्या लगता है। कम ऑन जल्दी से बताएं।
सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई परिवर्तन नहीं है क्वेश्चन में, वही है आपका, सेम है शायद, ए और डी भाई हैं, नहीं थोड़ा सा अलग है, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, हाँ थोड़ा सा अलग है। चलिए जल्दी से करें, आंसर बताएं। सुमंत का आंसर आ गया डी, यानी पत्नी। ओके, एनीवन एल्स? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है गाइस, आज हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी करेंगे बहुत सारे। सुमंत कह रहे हैं वाइफ, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी करने वाले हैं इसके बाद, आज की क्लास में। कमॉन कमॉन कमॉन, क्या हुआ, आंसर क्यों नहीं आ रहे भाई? लाइव नहीं है क्या आप लोग? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। चलिए देखिए, ए बी का भाई है, प्रैक्टिस सेशन में तो इतना टाइम का मतलब ही नहीं होता, ए जो है बी का भाई है, ठीक है, तो जो ए है वो कौन है, बी का भाई है, यानी ए आपका मेल हो गया, ठीक है, ओके। सी जो है डी का पिता है, इसको हम लोग अलग से छोड़ देते हैं, अभी नहीं करते। ई बी की माता है, जो ई है वो बी की माता है, जो ई है वो, सर नेट इशू है, ओके, जो ई है वो बी की माता है, यानी ये फीमेल है, ओके। और ए और डी भाई हैं, ए और डी आपस में क्या है, भाई हैं, ठीक हो गया, ये डी हो गया, तो ये मेल है तो ये भी मेल हो जाएगा क्योंकि दोनों भाई हैं। तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है, अब सी जो है डी का पिता है, सी डी का पिता है, यानी बी ए और डी आपस में तीनों भाई बहन है, चाहे इसका जेंडर कुछ भी हो, यानी ई का जो विवाह हुआ है वो आपका सी से हुआ है, ठीक है, यानी हाँ, ई सी से किस प्रकार संबंधित है, जो सी है वो ई की पत्नी है ना, ऑप्शन नंबर डी, यस राइट, वाइफ। ई सी से किस प्रकार संबंधित है, देखो यदि आपको हिंदी में दिक्कत हो रही है ना, देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि यदि यहाँ पे पति होता तो क्या करते हैं हम लोग, तो आप लोग इंग्लिश में पढ़ा करो, इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो इजीली क्लियर हो जाएगा। गुड इवनिंग हेमा, तो इंग्लिश में भी आपके पास अवेलेबल तो होगा ही क्वेश्चन, तो इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, वहां पे इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी आपको। हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, एक्चुअली मैं बिल्कुल सही बताऊं आप लोगों को, तो हिंदी में मुझे भी कंफ्यूजन रहता है, यदि इंग्लिश में लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, तो आपके पास जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में अटेम्प्ट करो, मैंने पहले भी कहा है। ओके गाइस, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, बी डी की माँ है, सी डी का भाई, चलो ई का सी से क्या संबंध है, जल्दी से। इंग्लिश में करिएगा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, तो दिक्कत नहीं होगी आपको, जो ये बाद में पढ़ने में जो आपका रिलेशन या मतलब ई कौन है या सी कौन है निकालना होता है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से बताएं। कम ऑन, क्या हो गया भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए भाई। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं, यदि ब्लड रिलेशन में ही फंसे रहेंगे तो आगे के क्वेश्चन कैसे करेंगे? अभी डायरेक्शन सेंस करना है, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, जल्दी से करिए। क्लॉक के कुछ क्वेश्चन करने हैं। सी, अर्चना गई है ऑप्शन नंबर सी के साथ। बी जो है डी की माता है, बी डी की माता है, यानी यदि ये डी है, पति का भाई क्या होगा, पति का जो भाई होगा वो देवर भी हो सकता है ना, हाँ ठीक है, देखते हैं करके, ठीक है। पति का भाई बहनोई तो नहीं होता है, चलो बी जो है डी की माँ है, तो ये डी हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बी डी हो गए, फिर उसके बाद बी जो है डी की माँ है, तो ये फीमेल हो गई, और सी डी का भाई है, तो जो सी है वो डी का भाई है, यानी ये मेल हो गया। एच जो है ई की बेटी है, इसको स्किप करते हैं, जबकि डी ई की पत्नी, जो ई है वो
जो डी है वो ई की पत्नी है। ओके, डी जो है वो ई की पत्नी है, यानी ये दोनों मैरिड कपल हैं। ये आपका मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, ओके। तब अब एच ई की बेटी है, जो एच है वो ई की बेटी है, यानी इन दोनों की एक डॉटर है जो एच है और ये फीमेल है। ठीक है, तब ई का सी से क्या संबंध है, यानी ई का सी से क्या संबंध है, जो ई का सी से क्या संबंध है आपसे पूछा गया है, यानी भाई की वाइफ। ठीक है, भाई की वाइफ है ये। ठीक है, भाई की वाइफ है। ठीक है, भाई की वाइफ क्या होती है, अब यहां पे बहनोई लिखा हुआ है, बट ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन क्या बताया आप लोगों ने, सी। ऑल आर रॉन्ग, यस ऑल आर रॉन्ग है यहाँ पे। ई जो है भाभी है एक्चुअली। ठीक है ना, डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ। सॉरी 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 सॉरी, ब्रदर, हाँ सिस्टर इन लॉ, क्या बोल रहा हूँ मैं, सिस्टर इन लॉ। ई क्या है, सी की सिस्टर इन लॉ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ना इंग्लिश में करना, यहाँ पे एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, हाँ देवर, देवर, यस राइट। सी जो है ई का देवर है और ई जो है सी की भाभी है। इसको आप लोग इंग्लिश में ही करना, हिंदी में मत करना। ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में बार बार कह रहा हूं इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना, हिंदी में मत करना, गलती होने के चांसेस है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करिए क्वेश्चन जल्दी से, सारे गलत हैं। मे बी ऑप्शन जो है गड़बड़ हो गया होगा कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए 7 वाला करिए। चलिए जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। क्या हो गया, नहीं हो रहा है सॉल्व। ई जो है बी की बहन है ना। हाँ, बी आंसर किया है सुमंत और हिमानी, यानी पौत्री यानी पोती। ठीक है, ई जो है वो बी की बहन है। ओके, ई और बी, ई जो है वो बी की बहन है, यानी ये फीमेल। ठीक है, ए सी का पिता है, छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। बी जो है सी का पुत्र है, जो बी है वो सी का पुत्र है, यानी ये मेल है। ठीक है, अब ए जो है सी का पिता है, ए जो है कौन है, ए सी का पिता है और ये मेल हो गया। सी का रिलेशन हमें अभी तक नहीं दिया, सी का जेंडर हमें अभी तक नहीं दिया है। ठीक, तब ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, बिल्कुल कौन है, ए ई पौत्र है ना, फीमेल है, पौत्री है, कौन है, पौत्री है, बी, बी ऑप्शन पौत्री, यस राइट। ए क्यों होगा विक्रम, दादा नहीं होगा। देखो यहाँ पे दादा तो हम कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है नाना हो, क्योंकि सी का जेंडर तो क्लियर ही नहीं है ना, सी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। यदि सी मेल है तो दादा होगा, यदि से फीमेल है तो आपका नाना होगा। जब हम पूछेंगे कि तब ई का ए से क्या संबंध है, तब का आंसर मैं बता रहा हूं, अभी जो आंसर होगा आपका पोती होगा। ठीक है, हाँ चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नहीं, मतलब जो भी है ये, ए तथा बी दोनों सी के बच्चे हैं। यदि सी ए का पिता है परंतु बी सी का बेटा नहीं है, तो बी का सी से क्या संबंध है, जल्दी से बताएं। बी का सी से क्या संबंध है। ठीक है विक्रम, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को करें, फिर उसके बाद स्विच करेंगे एक और टॉपिक की तरफ।
डी, अर्चना और सुमंत का आंसर डी आ गया, यानी बेटी। ओके, बाकी लोग भी बताएं जल्दी से, कम ऑन। सही, सबका आंसर डी आ रहा है। ए तथा बी दोनों सी के बच्चे हैं, ठीक है। ए और बी दोनों आपस में भाई बहन हैं, और ये दोनों जो है सी के बच्चे हैं। सी का जेंडर, ए बी का जेंडर, किसी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। यदि सी ए का पिता है, यदि सी जो है ए का पिता है ना, यानी ये मेल हो गया। इसकी शादी हुई होगी किसी से, अभी तक हमें पता नहीं है किससे हुई है, और वो फीमेल होगी, ठीक है। परंतु बी जो है सी का बेटा नहीं है। अब यदि बी सी का बेटा नहीं है तो डेफिनेटली बेटी होगी, ठीक है। तो बी का सी से क्या संबंध है? बेटी, ऑप्शन नंबर डी। कुछ इसमें पूछने वाली बात ही नहीं थी, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत हो गया ब्लड रिलेशन, अब ब्लड रिलेशन नहीं करेंगे अब हम लोग। ओके, चलो क्वेश्चन तो बहुत थे ब्लड रिलेशन के, बट अभी नहीं कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आप लोग करिए, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा है क्लास में, तो ये वाला क्वेश्चन करिए, चलिए कम ऑन। एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है एवं वकील का पिता डॉक्टर है, तो न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है? चलिए, क्वेश्चन तो बहुत हैं, बट अभी ब्लड रिलेशन बहुत कर लिया हमने, दिक्कत हो रही है क्योंकि इंग्लिश में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जय श्री कृष्णा दीपा जी। पहले भी करवाया क्वेश्चन में, विक्रम का आंसर सी आ गया है, यानी माता। ओके, बाकी लोग भी बताएं क्या होगा इसका आंसर। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है एवं वकील का पिता डॉक्टर है। न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है? कौन? सुमंत का आंसर भी सी आ गया है। ओके, चलिए देखिए, समझते हैं ध्यान से इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक न्यायाधीश का जो पुत्र है वो वकील है, तो मान लेते हैं कि ये हमारे हैं न्यायाधीश महोदय, यानी जज, है ना। इनका जो पुत्र है वो क्या है? वकील है, लॉयर है। क्या है? लॉयर है, यानी ये मेल है। इतना तो हमको क्लियर है, ठीक है, मुझे याद है आंसर। अच्छा जी, ठीक है। एवं वकील का पिता जो है वो डॉक्टर है। अब यार, वकील का पिता यदि डॉक्टर है और ये जज है, तो डेफिनेटली ये उसकी माता होंगी, और इनकी जिससे शादी हुई होगी वो हमारे डॉक्टर होंगे, है ना। और ये मेल होंगे, यानी लॉयर जो है जज का बेटा हो गया, और डॉक्टर जो है जज का पिता हो गया। कंफर्म। न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है? न्यायाधीश जो है वकील की माता जी है, मदर है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए ब्लड रिलेशन का, उसके बाद थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं हो सकता, यहाँ पे बोला गया है निश्चित रूप से कौन सा सही नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस की तरफ स्विच करेंगे, ठीक है। एक बात मैं और बता दूं, ये जो स्लाइड्स थी ये कल बनी हुई थी ऑलरेडी। आज जो मैंने बनाई है एक्स्ट्रा आपके लिए, उसमें जहां पे इंग्लिश की जरूरत पड़ी है मैंने वहीं पे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, और जहां पे इंग्लिश की जरूरत नहीं है, हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि वहां पे हिंदी में ही रखा है, ठीक है। क्योंकि गूगल ट्रांसलेट बहुत परेशान करता है आजकल, तो दैट्स वाई जिसमें क्वेश्चन था उसी में मैंने टाइप करके एज इट इज रख दिया है। जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी है वहां पर मैंने क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है दोनों ही लैंग्वेज में। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ए बी का भाई है, सी डी की पत्नी है, जो ए का पिता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता? कम ऑन। जल्दी से बताएं। बी आंसर किया है हेमा ने सबसे पहले, यानी बी सी का पुत्र है, ये सही नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स। ए बी का भाई है, ठीक है। ए जो है वो कौन है? बी का भाई है। ए कौन है? बी का भाई है, यानी ये मेल है। सी डी की पत्नी है, इसको स्किप करते हैं अभी क्योंकि कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। जो ए का पिता है, सी जो है डी की पत्नी है, जो ए का पिता है, यानी सी जो है ए का पिता है ना। जो सी है वो ए का पिता है, यानी ये मेल हो गया, ठीक है।
निम्नलिखित में से, अच्छा सी जो है डी की पत्नी भी है, अच्छा एक मिनट, सी डी की पत्नी है जो ए का पिता है, अच्छा डी है, ओके ओके, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा गलती मुझसे हो गई है। चलिए देखिए, जो हो रहा है जो, तो डी, सी जो है डी की पत्नी है जो ए का पिता है, यानी डी जो है ए का पिता है, ओके, और सी जो है वो डी की पत्नी है, आपस में दोनों मैरिड कपल है, ये मेल है और ये फीमेल है, इन दोनों के दो बच्चे हैं ए और बी, ए का जेंडर हमें पता है, बी का जेंडर हमें नहीं पता है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, डी जो है बी का पिता है, बिल्कुल सही। दूसरा देखते हैं, बी जो है सी का पुत्र है, नहीं, गलत है, क्यों? क्योंकि यहां पे इसका जेंडर क्लियर नहीं है, यानी ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, यानी बी जो है वो डी का या सी का पुत्र भी हो सकता है या पुत्री भी हो सकती है। सी बी की मां है, बिल्कुल ठीक। डी जो है सी का पति है, बिल्कुल ठीक। आई होप, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। बी ऑप्शन आंसर है अर्चना, ठीक है। दीपा जी बी आंसर है, सी नहीं। कौन सा सही नहीं है आपसे ये पूछा गया था, ठीक है ना। बी का जेंडर हमारे पास क्लियर नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उससे पहले क्लॉक का क्वेश्चन है। अजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है। घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। वह बस स्टॉप प्रातः 8:40 पर पहुंच जाता है, ठीक है। बताइए सामान्य दिनों में वह कितने बजे घर से निकलता था। इसको हम मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर लेते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, है ना। जल्दी से करें और आंसर बताएं, कम ऑन। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कम ऑन, जल्दी से बताएं। चलिए इसका आंसर बताएं। नहीं कर पा रहे हैं तब भी बताएं, एक दो आंसर आएंगे फिर मैं बता दूंगा सोल्यूशन, ठीक है। 8:45 आंसर किया है किसने? हेमा जी ने 8:45 आंसर किया है, ओके। और कोई है? चलो दो आंसर 8:45 आ गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका, आप एक समय को अनुमानित समय लेके चलें कि वो इतने बजे निकलता है। दूसरा तरीका, आप क्वेश्चन को बैक से शुरू करें, यानी पिछले हिस्से क्वेश्चन को शुरू करें। दूसरा तरीका यहां पे ज्यादा फायदेमंद है। क्वेश्चन को समझते हैं। अजय जो है कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा, मतलब वो रोज जिस समय निकलता है आज वो 15 मिनट पहले निकल गया है, ठीक है। घर से बस स्टॉप जाने में 10 मिनट का समय लगता है और वह 8:40 पे बस स्टॉप पहुंच जाता है, यानी आज के दिन जब वो 15 मिनट पहले निकला तो वो 8:40 में पहुंचा है, ठीक है। सामान्य दिनों में वो कितने बजे घर से निकलता है। अब देखो यदि हम आज की बात करें, यदि हम आज की बात करें तो वो 8:40 पे पहुंचा है, ठीक है। 10 मिनट उसको घर से बस स्टॉप में पहुंचने में लगते हैं, तो यानी वो निकला कब होगा घर से? 10 मिनट पहले, यानी 8:30 पे वो घर से निकला होगा, ठीक है। 8:30 में वो घर से निकला होगा, 10 मिनट गए, 8:40 पे वो पहुंच गया, ठीक है। और नियमित दिनों की अपेक्षा वो 15 मिनट पहले निकल जाता है, यानी आज वो 15 मिनट पहले निकला है। 15 मिनट पहले निकला है तो आप क्या करो भाई, आज 8:30 पे निकला है वो 15 मिनट पहले, यानी इसमें 15 मिनट ऐड कर दो, यानी 8:30 प्लस 15, यानी 8:45 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। सभी लोगों ने सही आंसर किया, 8:45 इज आंसर, ठीक है। गॉट इट एवरीवन, सबको समझ में आ गया होगा, हालांकि सभी का आंसर सही है। जो लोग नहीं कर पाए हैं उम्मीद करता हूं आपको समझ गए होंगे। 8:40 पे वो पहुंचता है, 10 मिनट लगते हैं, तो यानी 8:30 पे वो घर से निकला है। आज वो 15 मिनट पहले निकला है, यानी रोज 15 मिनट बाद निकलता होगा, तो 15 ऐड कर दीजिए, 8:45 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बस स्टैंड से पटना के लिए बस हर 30 मिनट पश्चात चलती है। पूछताछ, क्लर्क ने यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले चली गई है और अगली बस प्रातः 9:35 पर जाएगी। बताएं कि पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी यात्री को किस समय दी होगी। चलिए कम ऑन, कोशिश करें और सही आंसर बताने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है।
9:15। हेमा का आंसर सबसे पहले आया है 9:15। ओके, एनीवन एल्स? और कोई बताएगा? 9:15 विक्रम का भी आंसर आ गया है, 9:15 बबीता का भी आंसर आ गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, बस स्टैंड से पटना के लिए बस हर 30 मिनट में पश्चात चलती है। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले चली गई है और अगली बस प्रातः 9:35 पर जाएगी। ठीक है, अब देखो बात तो वही है कि भाई हम क्वेश्चन को पीछे से शुरू करेंगे। तो बताएं कि क्लर्क ने यह जानकारी यात्री को किस समय दी होगी। ठीक है, अब देखो 9:35 पे यदि अगली बस जाएगी और हर 30 मिनट पे बस चलती है, तो इससे 30 मिनट पहले आपकी एक बस गई होगी, है ना। 30 मिनट पहले, यदि ये 9:30 होता तो 30 मिनट पहले आपका क्या टाइम हो रहा होता? 9 बज रहे होते। लेकिन अब 30 मिनट पहले क्या टाइम होगा? 9:05 हो रहे होंगे। यानी 9:05 पे एक बस हमारी चली गई। ठीक है, 9:05 पे एक बस हमारी चली गई। क्लर्क ने इसको क्या बताया कि 10 मिनट पहले ही बस चली गई है। 10 मिनट पहले ही बस चली गई है, यानी बस चली गई 9:05 पे। ठीक है, और इसके 10 मिनट बाद जो है उसने बताया होगा, तो क्या करना है? +10 कर दीजिए, यानी 9:15, यानी 9:15 पर उसने बताया, क्लर्क ने यात्री को, कि बस जो है 10 मिनट पहले चली गई है। बिल्कुल सही, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है। यह बताएं कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। कौन? एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट का विश्राम करता है। तो यह आपको बताना है कि 3.5 किलोमीटर की दूरी यदि तय करनी है उसको, तो उसको कितने घंटे लगेंगे? जल्दी से बताएं। कम ऑन। 15 घंटे आंसर किया है सुमंत ने सबसे पहले। बाकी लोग भी बताएं, कोशिश करें सही है या गलत है। कल मैं आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको नहीं करवाई है ज्यादा, यानी मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने बहुत ज्यादा आपको नहीं करवाई है। ठीक है, और भी क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में लिए हुए हैं, है ना। तो कल ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे करवाने वाला हूं मैं कल की क्लास में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है ना। यानी 4 घंटे का समय उसको लग रहा है 1 किलोमीटर चलने में, और हर 1 किलोमीटर चलने के बाद, यानी हर 4 घंटे बाद वो 20 मिनट का विश्राम करता है। ठीक है, तो पहले एक उसको चलना कितना है? 3.5 किलोमीटर। तो पहले ये निकाल लेते हैं, 4 घंटे चला वो 1 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर चलेगा कितने में? आपके 8 घंटों में चलेगा। फिर उसके बाद 2 और 1 3 किलोमीटर कितने में चलेगा? आपका 8 में, और 4 आप ऐड करेंगे तो 8 4 12 में चलेगा। और उसके बाद उसको 0.5, है ना, 0.5 यानी 2 और 0.5 मतलब 3.5 टोटल करने के लिए यदि वो 1 किलोमीटर 4 घंटे में चल रहा है, तो वो आपका चलेगा कितने में भाई? आधा किलोमीटर 2 घंटे में चलेगा, तो 12 और 2 14, यानी 14 घंटे में वो आपका 3.5 किलोमीटर चलेगा बिना रुके, बिना रुके। लेकिन उसको विश्राम करना है, हर 4 घंटे बाद, यानी हर किलोमीटर बाद वो 20 मिनट का विश्राम करता है। यानी यहां पे उसने 20 मिनट का विश्राम किया होगा, यहां पे भी उसने 20 मिनट का विश्राम किया होगा, और यहां पे भी उसने 20 मिनट का विश्राम किया होगा, और ये तीनों 20 मिनट मिलके बनेंगे 60 मिनट, और 60 मिनट आपके होते हैं 1 घंटे के बराबर। यानी ये आपका कितना हो गया? 14 आवर, टोटल 14 आवर, 14 + 1 कितना हो जाएगा? 15, यानी 15 घंटे का समय उसको लगेगा पूरा 3.5 किलोमीटर ट्रेवल करने में। ठीक है, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम लोग स्विच करेंगे डायरेक्शन एंड सेंस की तरफ, यानी दिशा व दूरी के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, ये सारे क्वेश्चन अरिहंत की बुक के हैं। मैं बता दूं, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक किए हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के, और जो आप ये करने जा रहे हैं डायरेक्शन डिस्टेंस के, ये सारे क्वेश्चन अरिहंत की बुक के हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन जहां पे अरिहंत की बुक के क्वेश्चन नहीं है, मेरे खुद के क्वेश्चन हैं, मैंने दूसरे सोर्सेज से लिए हुए हैं, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये क्वेश्चन भी आपका अरिहंत का है। आकाश 16 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बाई ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है तथा 7 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। यदि फिर वह बाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है, तो इस समय चलने के स्थान से वह कितना दूर है? कम ऑन, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं आंसर, कोशिश करें।
एग्जाम आपका है 3 दिन बाद, बस थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा। सर इंग्लिश में है नहीं अर्चना, इंग्लिश में मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाया, है ना, समय नहीं हुआ उतना है कि मैं इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूं। और यदि मैं ट्रांसलेट करता गूगल ट्रांसलेट से, तो महाराज तो पता नहीं आजकल क्या कर रहे हैं गूगल महाराज हमारे, है ना, और खुद करने में बहुत समय लगता है। ठीक है, टाइपिंग करनी पड़ती है, ये भी खुद टाइपिंग टाइपिंग करके ही होता है, ये जो भी होता है। तो इंग्लिश में तो नहीं है, कोशिश करिए हिंदी में हो जाएगा, मुझे खुद हिंदी में प्रॉब्लम होती है, बट कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आकाश 16 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है। चलिए 17 मीटर आंसर किया है सुमंत ने। ओके, चलिए जल्दी से बताएं। ओके चलिए सॉल्यूशन करा देते हैं आपको। आकाश 16 मीटर दक्षिण की ओर चलता है पहले, ठीक है ना, तो दक्षिण का मतलब ये हो गया, ये आपका थोड़ा सा लंबा बना दें कि 16 मीटर है, ये आपका 16 मीटर हो गया, चलता है और बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं का मतलब आपका इधर मुड़ेगा, ठीक है, ये आपको अंडरस्टूड है, आप इधर देख रहे हैं तो आपका उल्टा हो जाएगा, ये आपका बाईं तरफ मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 5 मीटर चलता है। तो 5 मीटर आपका उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इतना होगा, 5 मीटर चलता है, ठीक है, विजिबल होगा सबको। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 7 मीटर चलता है, उत्तर की ओर मुड़ गया और 7 मीटर का मतलब कहीं ना कहीं इतना होगा, 7 मीटर, 7 मीटर चलता है। और इसके बाद वह दाईं ओर यानी इधर राइट में दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, यानी यहां से वो कितना चला है, पूरा 12 मीटर चला है। ठीक हो गया। यदि फिर वो बाईं ओर मुड़कर, बाएं का मतलब यदि आप ईस्ट की डायरेक्शन में देख रहे हैं तो आपका राइट इधर होगा, लेफ्ट आपका इधर होगा, बाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है। अब यदि आप देखेंगे तो 9 और 7 जो है 16 होता है, ये आपका 7 है, यहां से यहां तक ये इसकी डिस्टेंस सेम होगी यानी 7 है। तो 7 और 16 करने के लिए कितना होगा, ये आपका यहां तक कर देता हूं मैं 16 को, ये आपका 9 हो जाएगा, 9 और 7 16। तो 9 मतलब बिल्कुल इसके सीध में होगा, ये इसके सीध में होगा, ठीक है, 9 वो चलता है। तो वह इस समय चलने के स्थान से कितना दूर है, वो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, 12 और 5 17, ठीक है, 17 मीटर, बिल्कुल सही। ठीक है, सुमंत, नेहा, मंजू बिल्कुल सही जवाब। अर्चना, विक्रम, बबीता क्लियर है, सबको समझ में आ गया, एक बार कंफर्म कर दो क्लियर है या नहीं है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया है, कम ऑन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अजय 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर मतलब नॉर्थ, ठीक है, वहां से दक्षिण यानी साउथ 8 मीटर चलता है। इसके बाद वह 3 मीटर पूर्व यानी ईस्ट की ओर चलता है। वह अपने चलने के बिंदु से कितना दूर यानी कितनी डिस्टेंस है और डायरेक्शन क्या है, ये आपको बतानी है। चलिए जल्दी से, जिनको इंग्लिश में हिंदी में दिक्कत हो रही है, उत्तर नॉर्थ, दक्षिण साउथ, पूर्व ईस्ट, है ना, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। चलिए कौन जल्दी से बताएं। कौन गाइस जल्दी से बताएं क्या आंसर रहेगा इसका, बहुत क्वेश्चन करने हैं अभी, जल्दी जल्दी करें। 5 मीटर सुमंत का आंसर आया है। ओके, डायरेक्शन बताइए सुमंत, कौन सी डायरेक्शन, डायरेक्शन भी पूछी गई है आपसे, डायरेक्शन भी बताइए। उत्तर पूर्व, अरे इंग्लिश में लिख देते।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 5 मीटर, 5 मीटर। चलिए गाइस देखिए, ध्यान दें इधर। ओके, अजय 12 मीटर उत्तर की ओर चल रहा है, यानी 12 मीटर नॉर्थ की तरफ चल रहा है। 12 मीटर नॉर्थ का मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा है 12 मीटर। वहां से वो दक्षिण की ओर 8 मीटर, यानी वो उल्टा घूम गया है ना। नॉर्थ के बाद दक्षिण इधर होता है, साउथ इधर होता है, और इधर वो 8 मीटर चला, यहां तक चला होगा। तो ये 4 हो जाएगा आपका, और ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 और 4 12 होता है। ठीक हो गया। इसके बाद वह 3 मीटर पूर्व की तरफ, पूर्व इधर है तो इधर वो 3 चला। ठीक है। वह अपने चलने के स्थान से कहां से चला था? यहां से चला था। ये आपको यहां की डिस्टेंस आपको निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगी। ठीक है। पहले तो डायरेक्शन कौन सी है? ये आपकी नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ईस्ट होती है, वेस्ट होती है। ये डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट आपकी डायरेक्शन हो गई। डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इसको हम अंडर रूट के अंदर रखते हैं। 16 प्लस 9 यानी 25, अंडर रूट 25 आपका हो जाता है 5 मीटर। यानी 5 मीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यस, राइट, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा आई होप। पाइथागोरस थ्योरम करवा रखी है मैंने आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर में है, और फरीदाबाद दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण में है। फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी तथा दिशा क्या होगी? कमन, गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर में है, और फरीदाबाद दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण में है। फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी व दिशा क्या होगी? उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ। और 40 किलोमीटर दक्षिण का मतलब होता है साउथ। कमॉन जल्दी से बताएं। फिफ्टी सिक्स नॉर्थ डायरेक्शन 56। ओके गाइस, चलिए बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर में है, यानी गाजियाबाद यहाँ है, और दिल्ली आपका यहाँ है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 16 किलोमीटर है। ठीक है। फरीदाबाद दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण में है, यानी यहां से जहां पे दिल्ली है, यहां से जो फरीदाबाद है वो दक्षिण में है, और ये कितना है? 40 किलोमीटर है। ठीक है। तो फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी कितनी होगी? डायरेक्ट डिस्टेंस 16 प्लस 40 है 56 किलोमीटर। ठीक है, 56 किलोमीटर। और जो आपकी हो जाएगी 6 4 10, यानी कौन सी डायरेक्शन में है? फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी, और ये आपका हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। गाजियाबाद फरीदाबाद से नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से करिए सॉल्व। कम ऑन। कम ऑन, जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा। नॉर्थ, सुमंत ने बताया है नॉर्थ। एनीवन एल्स? रघु 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई रघु ने, है ना। चलो भाई, रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई, यानी 2 किलोमीटर वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक हो गया। तथा वो दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब वो इधर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। ठीक है। और फिर वह फिर से दाएं मुड़ा, यानी इधर मुड़ा, और 8 किलोमीटर चला, यानी इधर चला वो 8 किलोमीटर। यानी आपका यदि ये 2 है, 2 थोड़ा बड़ा हो गया, 2 को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये 2 है आपका। यदि यहाँ पे 2 है तो ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है। अंत में वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो नॉर्थ की तरफ चल रहा है। नहीं, नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा विक्रम, नॉर्थ की तरफ चल रहा है। नॉर्थ वेस्ट तो हो ही नहीं सकता, नॉर्थ होगा ना। नॉर्थ,
उत्तर दिशा में तो चल रहा है। नॉर्थ वेस्ट तो तब आएगा जब यहां पे कोई ऐसा कुछ हो कि दक्षिण ना होके कुछ और होता, दक्षिण पूर्व होता या उत्तर पूर्व होता। यदि यहां यहां पे दो दिशाएं होती तो ये भी आपका आंसर भी दो दिशाओं में होता। गॉट इट? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से आपका क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड सेंस का। कम ऑन जल्दी से करो, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। कल हम लोगों ने सिलॉजिज्म की दोबारा प्रैक्टिस करी और आज डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस हो चुकी है। कल एनालॉजी की प्रैक्टिस भी करी है ना, मैथमेटिकल आपका उसका सीक्वेंसेस के क्वेश्चंस हमने कल किए। उम्मीद करता हूं सारी चीजें सीख रहे होंगे और प्रैक्टिस का आपका एग्जाम में आपके फायदा होगा। ओके चलिए कम ऑन जल्दी से बताएं क्या आंसर है आ रहा है आप लोगों का। साउथ, ओके ओके, दो आंसर साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो यदि एक मनुष्य मोपेड, मोपेड मतलब समझते हैं ना कोई मोटर गाड़ी, पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर की सवारी करता है, दक्षिण की तरफ 4 किलोमीटर तथा बाईं ओर मुड़ता है, बाईं का मतलब इधर, और 2 किलोमीटर की सवारी करता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब नीचे, दाएं का मतलब नीचे मुड़कर और 4 किलोमीटर जाता है, तो चार फिर से ये हो गया, तो वो किस दिशा में जा रहा है? साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे हम बढ़ेंगे फिर से मैथमेटिकल रीजनिंग की तरफ, है ना। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके मैंने बनाए, मेरे खुद के मतलब क्वेश्चंस हैं जो अरिहंत के नहीं है, खुद के मतलब मैंने किसी और सोर्स से लिए हुए हैं, है ना, अरिहंत के क्वेश्चन नहीं है। एक बार बस चली, एक बार जब जब चली तो उसमें अच्छा बस होना चाहिए, एक बार बस होना चाहिए, बस जब की जगह बस होना चाहिए। एक बार बस चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर बस के आधे यात्री उतर गए और 35 यात्री बस में चढ़े। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए और 40 यात्री चढ़े। उसके बाद बस में 80 यात्री बचे हुए थे और वह बिना रुके अपने गंतव्य स्थान की ओर गई। आरंभ में बस में कितने यात्री थे आपको बताना है। चलिए कोशिश करें, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, एज आई टोल्ड यू मैथमेटिकल रीजनिंग की अलग से कोई क्लास मैंने नहीं ली है, तो प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कराऊंगा, कल भी, और आज भी हो रहे हैं क्वेश्चंस, कल भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। चलिए जल्दी से करिए, कम ऑन। कम ऑन गाइस जल्दी से करें। 330, ओके, विक्रम का आंसर आ गया 330। 330 यात्री थे आरंभ में। अरे 330 वाली बस कहां मिल गई भाई तुम लोगों को? 330 वाली बस कहां से मिल गई? ट्रेन थोड़ी ना है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो 330 आंसर नहीं आना चाहिए, यदि आ रहा है तो फिर तो क्वेश्चन भी गलत है, क्योंकि 330 यात्री वाली कोई बस तो हो ही नहीं सकती, इसको तो ट्रेन होना चाहिए था। चेक करिए जरा आंसर। मुझे नहीं लगता कि 330 का होना चाहिए था। एक बार चेक करिए जरा आंसर आप लोग। 330 वाली 33 मान सकते हैं यार, 33 सीटर तो आती है बस। और हमारा उत्तराखंड तो पहाड़ी राज्य है, यहाँ तो सारी बसें 33 सीटर की होती हैं और मैक्स 45। चलिए एक बार चेक करिए दोबारा, है ना, दोबारा चेक करिए, मुझे नहीं लगता 330 है। कम ऑन चेक करिए। गलती यहां पे हुई होगी, 1/5 में गलती हुई होगी, जरा ध्यान से देखें। चलिए सब लोग इधर ध्यान दें अब। ओके, जो हो गया, अब इधर ध्यान दें। एक बस चली, उसमें कुछ संख्या में यात्री बैठे थे, हम ये मान के चलेंगे कि उसमें एक्स यात्री बैठे थे, ठीक है।
पहले स्टॉप पर बस के आधे यात्री उतर गए, है ना, आधे यात्री उतर गए। अब आधे यात्री उतर गए का मतलब x/2 हो गया भाई, आधे उतरने का मतलब आधे बचे, है ना। तो मैं काम करता हूं, मैं इसको इजी करने के लिए ये मान लेता हूं कि जो बस में कुल यात्री थे वो 2x थे। मैं ये मान लेता हूं कि जो बस में सबसे पहले यात्री बैठे हुए थे वो 2x यात्री बैठे हुए थे। अब आधे यदि उतर गए, है ना, तो बचे कितने, आधे बचे, यानी x अब बचे हुए हैं। अब x यात्री और बचे हुए हैं, ठीक है, बस में। अब आगे बढ़ते हैं, उतर गए और 35 यात्री बस में चढ़े। x उतरने के बाद x बचे और इसमें 35 और चढ़ गए, यानी अब प्रेजेंट में बस में संख्या कितनी है, x + 35 है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए, ठीक है, यानी x + 35 में से यदि 1/5 उतर गए तो बचे कितने, ध्यान रखिएगा, x + 35 का 1/5 उतर गए तो बचे कितने भाई, 4/5 बचे, है ना, 4/5 बचे। ये कंसेप्ट तो आपका आता होगा कि भाई 1/5 यदि उतर गए तो बचे आपके 4/5, क्योंकि 5 में से 1 उतर गया तो बचे 4। तो यानी बचे कितने, x + 35 का 4/5 हमारे पास बचे हुए हैं। चेक, मैथमेटिकली सही है, लॉजिकली गलत है। तो x + 35 हो गया, x + 35 के 4/5, अब इतने बचे हुए हैं। यहां तक सबको समझ में आया भाई। इसमें से 1/5 यदि उतर गए तो 4/5 बचे। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लो कि 20 थे, तो 20 में से 1/5 उतर गए तो बचे 4/5, यानी 4/5 कितना हो जाएगा, 5 चक्कू 20, 4 चक्कू 16, 16 बचे, है ना। तो उसी तरह हमने 20 की जगह x + 35 है, तो x + 35 में से 1/5 उतर गए तो आपने 4/5 आपके बच गए। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। उतर गए तो इतने बचे और 40 यात्री चढ़ गए, तो अब इसमें और 40 चढ़ गए, है ना। और अब बस में कितने हैं, अब बस में इतने हैं आपके यात्री और उसकी संख्या कितनी है, 80 के बराबर है। यानी x + 35 इंटू 4/5 + 40 = 80। ठीक है, जरा मैं अननेसेसरी चीजें इरेज कर देता हूं क्योंकि जगह की हमें कमी पड़ेगी यहाँ पे, है ना। तो ये चीजें मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपका 80 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, x + 35, ठीक है, ब्रैकेट में बंद, इंटू 4/5 = 80 - 40 हो जाएगा, ये 80 - 40 हो जाएगा। तो यहां पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो x + 35 आएगी, और इधर 80 - 40 40 हो जाएगा, और जब ये 4/5 इक्वल के इधर जाएगा तो इंटू 5/4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इससे कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहां से x + 35 की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 50, और जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 50 - 35। तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 15 होगी। कितनी होगी, 15 होगी। और जो टोटल यात्री हमने पहले माने हुए थे वो कितने थे, 2x थे, यानी 30 आपकी टोटल संख्या होगी पहले में यात्री की। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपना आंसर। क्रॉस चेक करने के लिए मैं दूसरे कलर से करता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। 30 यात्री थे, ठीक है, उसमें से आधे उतर गए, यानी बचे कितने, 15। ठीक है, 15 में से बच गए और फिर 35 और चढ़ गए, तो हो गए कितने, हो गए 50 हो गए, 50 हो गए। ठीक है, 50 होने के बाद 1/5 उतर गए तो बचे कितने, 50 का 4/5 बचे, तो 50 का 4/5 आप निकाल लो। ठीक है, 40 बचे, 40 बचे, और जो ये 40 यात्री और चढ़ गए, 40 यात्री चढ़ गए, तो अब जो संख्या थी वो 80 के बराबर ही आ रही है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। गॉट इट एवरीवन? मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन ऑल ऑफ यू, की समझ में आ गया है कैसे करना था, ये क्लियर है? तो एक बार मुझे कंफर्म करेंगे कमेंट सेक्शन में जल्दी से। क्लियर है? आप इसको x भी मान सकते थे लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन उससे टफ हो जाती, इसीलिए मैंने 2x माना। ठीक है, चलो कम ऑन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेक मी कंफर्म। उठे गए वाले को ऐड कर दिया, अब क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब बाकी सब लोग ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक बस पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है। प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस में सवार हुए थे? 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बाकी फिर उसके बाद मैं बताता हूं कैसे करना है। चलिए जल्दी से बताएं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। थोड़ा सा समय मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, जल्दी से बताएं। कम ऑन, जल्दी से बताएं क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए।
नहीं कर पा रहे हैं तब भी बताएं, ठीक है। 1 मिनट का समय, 9:56 हो रहा है, 9:57 होते ही मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको करवा दूंगा, ठीक है। ज्यादा वेट करके फायदा नहीं है। कम ऑन, जल्दी से बताएं। नहीं हो रहा है, चलिए देखिए इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें। एक बस पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को दिल्ली से लेकर दिल्ली से चलती है, ठीक है। अब पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के महिलाओं, मतलब यदि हम पुरुष, है ना, यदि हम मेल को एक्स एज्यूम करेंगे, तो जो फीमेल होंगी उनको हमें एक्स अपॉन टू एज्यूम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो फीमेल है वो आधी है। तो हम फिर से वही कंसेप्ट अपनाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ था। क्या था वो कंसेप्ट, कि भाई हम एक काम करते हैं, कोई कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मेल को 2x ले लेते हैं और फीमेल को x ले लेते हैं। बिल्कुल, पुरुष 2x थे और फीमेल उनकी आधी थी, तो x 2x/2 x हो गया। यहां तक क्लियर हो गया होगा। फिर 15/30, 15/30 कैसे हो सकता है? चलो, मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं। मेरठ पहुंच गए हम लोग। हम जब मेरठ पहुंचे, मेरठ यानी मिरुत, ठीक है, इंग्लिश में मिरुत कहते हैं। तो मेरठ पहुंचे तो 10 पुरुष उतर गए, यानी 2x - 10 हो गया, और 5 महिलाएं सवार हो गई, यानी x + 5 हो गया। अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है, यानी ये संख्या और ये संख्या आपकी बराबर है, यानी 2x - 10 का जो मान है वो x + 5 के इक्वल है। अब इधर उधर कर लीजिए, x + 5, x को इधर लेके आएंगे -x हो जाएगा, 10 को उधर लेके जाएंगे तो 5 + 10 हो जाएगा। तो यहां से जो x का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 2x - x इज x और 10 + 5 इज 15। जो x का मान हो गया वो 15 हो गया, यानी जो मेल थे 15 दूनी 30 थे और जो फीमेल थी वो 15 थी। तो कुल यात्री कितने हो गए, 30 और 15, 30 और 40 और 5 45, यानी टोटल यात्री आपके 45 थे। यस, राइट विक्रम, 15 फीमेल 30 मेल, टोटल कुल यात्री कितने थे, 45 थे। एक बार सब लोग कंफर्म करेंगे कि क्लियर है क्वेश्चन। चलो जल्दी से बताओ, क्लियर है या नहीं है? कम ऑन, क्विकली बताएं, क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताएं गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उम्मीद करता हूं आ रहा होगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर है? सुमंत, अर्चना, आज बबीता जी नहीं दिख रही है क्लास में, दीपा जी, कृष्णा जी, बहुत लोग नहीं है। मुझे लगता है कि रिकॉर्डेड देखेंगे, नेट की दिक्कत होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करेंगे। शहर ए से बी तक के 2 बस टिकट और शहर ए से सी तक के 3 टिकटों की कीमत 77 रुपए है, लेकिन शहर ए से बी तक के 3 टिकट और शहर ए से सी तक के 2 टिकटों की कीमत 73 रुपए है। ए से बी और सी शहरों के लिए किराया क्या है? मैं करवा दे रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना। ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हुआ क्वेश्चन है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। एक बार मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है। शहर ए से बी तक के 2 बस टिकट और शहर ए से सी तक के 3 टिकट, है ना। अब हम ये अज्यूम करेंगे कि ए से जब हम बी की तक चल रहे हैं, ए से जब हम बी तक चल रहे हैं और शहर ए से सी तक के 3 टिकट, ए से सी तक के 3 टिकट, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं स्किप करवा रहा हूं। उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में गलती है, मैंने एनालाइज कर लिया है ना। अभी मैं चेक करके फिर आपको बताता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जब मैंने देखा था, जब मैंने खुद ही क्वेश्चन कहीं से लिया है, तो वहां पे क्वेश्चन ऐसा नहीं था, यहाँ पे कुछ मिस टाइप हुआ है, ठीक है। हाँ, तो इसको मैं स्किप करवा रहा हूं, देखता हूं बाद में। ओके, अगला क्वेश्चन करिए। अमर, अकबर और एंथनी की कुल आयु 80 वर्ष है, कुल आयु 80 वर्ष है, तो 3 साल पहले उनकी उम्र कितनी थी? चलिए पिछला वाला क्वेश्चन को स्किप करवा दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें कुछ कमी है, कुछ गलती हो सकती है, तो उसको फिलहाल स्किप करेंगे, बाद में करेंगे। पहले इसको देखेंगे। अमर, अकबर और एंथनी की कुल आयु 80 वर्ष है, तो 3 साल पहले उनकी उम्र कितनी थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, तो जल्दी से बताएं, कम ऑन।
कम ऑन कम ऑन, जल्दी से बताएं सब लोग, क्या आंसर होगा? इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। कम ऑन। 71। ओके। 3 साल पहले उनकी आयु कितनी थी? अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन है गाइस। देखो भाई, अमर अकबर एंथनी तीन लोग हैं, तीनों की आयु अभी जो है 80 है। तो 3 साल पहले अमर की भी 3 साल माइनस करोगे, अकबर की भी 3 साल माइनस करोगे, और एंथनी की भी 3 साल माइनस करोगे। तो 3 + 3 + 3 9, यानी 80 - 9 71 ईयर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं सबको। ठीक है भाई, 3 3 साल सबके आयु से माइनस करोगे ना, वहां पे आपके सामने जो ऑप्शन दिए हुए होंगे ना, वो 71 तो दिया ही होगा। आपके सामने 3 माइनस करके भी दिया होगा उन्होंने, यानी 76 भी दिया होगा आपके सामने, है ना? तो ध्यान से करिएगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन अ डायल ऑफ टेलीफोन? जो आपका टेलीफोन होता है, जो कि कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, जो पुराने वाले टेलीफोन होते हैं, है ना? यहां से होती है वायर अटैच, और यहाँ पे कुछ नंबर होते हैं, ये इस तरह से कुछ नंबर होते हैं। तो इन नंबरों का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ। इन नंबरों का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? क्या आएगा, क्या होगा? कमन, जल्दी से बताएं सब लोग। जीरो? जीरो क्यों होगा? बताओ सब लोग, बताओ जल्दी से आंसर। अरे सभी लोग जीरो बता रहे हैं, ऐसे कैसे जीरो हो जाएगा भाई? चलो सभी लोग आंसर बताइए जरा। सुमंत और हेमा तो जीरो बता रहे हैं, पता नहीं कैसे जीरो आ गया। बताइए जल्दी, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा सारे नंबर्स का? सब पागल हो गए हैं, सब जीरो बता रहे हैं आंसर। जीरो थोड़ी ना होता है। जल्दी बताइए। अरे अब तो भाई 4 लोगों ने कह दिया, अब तो सोचना पड़ेगा, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। जीरो ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से लेके 9 तक तो होते ही हैं सारे नंबर्स, और जो यहाँ पे जो होता है वो आपका जीरो होता है, और कितने भी नंबर हो उसको आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका जीरो ही रहेगा। ठीक है, शून्य रहेगा। और ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे उसमें आपका दो 3 4 ऑप्शन थे, है ना? तो चारों ऑप्शन में टेलीफोन बढ़िया बनाया है। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट विक्रम। तो जो 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें एक में भी जीरो नहीं दिया रहेगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो एक में भी जीरो नहीं आएगा, एक में भी जीरो आंसर नहीं होगा। एक आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, और कुछ नंबर दे देगा, जैसे 728 दे दिया, 829 दे दिया, 428 दे दिया, इस तरीके से नंबर देगा। ठीक है, हाँ ठीक, तो नन दिया होगा, जीरो नहीं दिया होगा, तो ध्यान से टिक करिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। A is 3 years older to B and 3 years younger to C, while B and D are twins. यानी B और D जो है ट्विंस हैं, यानी उनका जो एज है वो बराबर है। हाउ मेनी ईयर्स ओल्डर इज C टू D? यानी A B से 3 साल बड़ा है और C से 3 साल छोटा है, जबकि B और D जुड़वा हैं, तो C से D की आयु कितने अधिक है? कम ऑन, जल्दी से बताएं। अंतिम क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन और भी थे, बट ब्लड एंड रिलेशन की बहुत प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, जल्दी से बताओ। हिमा का आंसर आ गया 6। बाकी लोग भी बताएं जल्दी से। कम ऑन, जल्दी से बताएं। क्या हो गया भाई, इतना टफ क्वेश्चन तो है नहीं।
A is 3 years older to B, है ना। A जो है B से 3 साल बड़ा है, यानी हमारे पास टोटल लोग कितने हैं, A B C D, है ना। वी हैव 4 पीपल, ओके। तो A जो है B से 3 साल बड़ा है, यानी B यदि X है तो जो A की आयु है वो X+3 हो जाएगी, और C से 3 साल छोटा है, यानी जो A है वो C से 3 साल छोटा है। A is 3 years older to B, है ना, यानी A जो है B से 3 साल बड़ा है और C से 3 साल छोटा है। अब यदि इसको 3 साल छोटा हमको बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 साल ऐड करना पड़ेगा, और यदि इसमें 3 साल ऐड करेंगे तो ये X+6 आ जाएगा। बन गया रिलेशन की जो A है वो X से 3 साल बड़ा है और C से 3 साल छोटा है, ठीक हो गया। अब B और D जुड़वा है, यानी B की आयु यदि X है तो D की आयु भी X होगी। अब C से D की आयु में कितने अधिक है, यानी C और D की आयु का अंतर बताना है, दिख रहा है साफ साफ 6 ईयर, 6 साल का अंतर है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट, 3 नहीं होगा विक्रम। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कैसी रही आज की क्लास, अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे उसके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, बट मैं नहीं करवाया हूं, है ना। वो सारे क्वेश्चन वही हैं जो पहले ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में हो चुके हैं, ब्लड रिलेशन के सेशन में हो चुके हैं, वही क्वेश्चंस हैं। तो हाउ वाज द क्लास गाइस, है ना, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो बताएं और आगे बढ़ें। क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है, एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है तो जरूर बताएं। कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। बाकी 2-3 दिन और मिलेंगे हम लोग, आप लोगों की याद आएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आज 17 तारीख है, 18, 19, 20, 3 दिन और मिलेंगे हम लोग। हाँ जी, चलिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्यूट्रिक से जुड़ेंगे जल्दी ही। बहुत अच्छा है कि आप लोग सिलेक्शन ले लें जल्दी से लेक्चरर में, है ना। उसके बाद एलटी की वैकेंसीज भी आ रही हैं, दैट इज ऑसम थिंग, बहुत बढ़िया है। ठीक है, सब लोग एग्जाम में क्लॉक कैलेंडर के क्वेश्चन भी करवा दीजिए। हाँ नेहा, एक सेशन मैंने लिया था लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं, मैं उसको उस पर काम करूंगा, सोच रहा हूँ कल लूँ क्लास। उसमें दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, क्लॉक कैलेंडर में कोई भी फॉर्मूला सटीक नहीं बैठ रहा है ना। हाँ तो देखते हैं। हाँ चलिए, तो सब लोग सिलेक्शन लें जल्दी, लेक्चरर बने और अपनी सेवाएं दें राज्य सरकार को। रिलेशन वाले क्वेश्चन नहीं, अभी नहीं विक्रम, अब नहीं, अब कल करवाएंगे, ठीक है। अभी नहीं, अब कल करवाएंगे। रिलेशन वाला क्वेश्चन कौन सा, अच्छा जो आपने पूछा था, अब तो यार याद भी नहीं है वो कौन सा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, रुको मैं देखता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला था या ये वाला था, ये वाला था शायद, है ना। कौन सा क्वेश्चन था विक्रम, बताओ मुझे, क्वेश्चन कौन सा था, यही वाला था। एग्जैक्टली मुझे तो याद नहीं है सर, लेक्चरर का तो पता नहीं, बट एलटी के लिए पूरी कोशिश करूंगा। बिल्कुल विक्रम, दोनों के लिए पूरी कोशिश करिए। फिलहाल ये बताइए क्वेश्चन आप कौन सा पूछ रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन से क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं। 6 वाला ना, 6 वाला, यस ठीक है। हाँ 6 वाला ना, हाँ। तो बी जो है डी की माता है और सी डी का भाई है, तो रिलेशन बना हुआ है, देखो बी जो है डी की माता है और सी जो है डी का भाई है। एच जो है ई की, हाँ एच जो है ई की बेटी है, एच जो है ई की बेटी है, ठीक है। जबकि डी ई की पत्नी है, जो डी है वो ई की पत्नी है, रिलेशन बना हुआ है पूरा का पूरा, है ना। तब ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, यानी दो चीजें हैं यहाँ पे कि ई सी की भाभी, ई जो है वो सी का बहनोई है। यस विक्रम, बिल्कुल यार सही पकड़ा तुमने। हाँ, पिछली बार गलती कर दिया हमने, हमें लगा क्वेश्चन गलत है बट क्वेश्चन इज राइट। विक्रम बिल्कुल आप कॉन्सेंट्रेट थे क्लास में, दैट्स अ गुड थिंग। ये तो मेल है ना, मेल है, फीमेल थोड़ी ना है, बहन का पति है, बहन का पति। हाँ मेरे ख्याल से सुमंत ने भी बात बताई थी, सुमंत ने भी ये कहा था, मैंने थोड़ा सा गलत वहां पे अज्यूम कर लिया। तो ई जो है वो बहन का पति है, यानी सी की बहन डी है। हाँ पत्नी का भाई, हाँ पत्नी का भाई है ना, तो बहनोई इसका आंसर होगा ना। ई का सी से क्या संबंध है, तो ई जो है सी का बहनोई है, ई जो है सी का बहनोई है, ठीक है। ई सी का बहनोई है, यानी बहन का हस्बैंड है, यानी सिस्टर का जो हस्बैंड होगा वो बहनोई होगा। मैं भी तो कहूँ गलत तो हो नहीं सकता था, चलिए वो उस समय थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। गॉट इट एवरीवन, सब लोगों को समझ में आ गया। उस समय जो क्वेश्चन हमने स्किप करवा दिया था कि गलत लग रहा था, बट ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली यहां पे गलती हो गई थी, हम इसको मेल इसको फीमेल समझ रहे थे। द पॉइंट इज कि ई सी का बहनोई है, यानी बहन का पति है, सुमन ने भी कहा था।
यस राइट, बिल्कुल विक्रम, सुमंत ने भी ये चीज बताई थी, पूछी थी वहां पे कि सर बहन के पति को क्या कहते हैं, मुझे याद आया अब, है ना, बट एग्जैक्टली दैट वाज माय फॉल्ट, नो प्रॉब्लम। चलिए अब समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और था, कौन सा क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन जो था उसको मुझे चेक करना पड़ेगा, जिसमें ए और सी और ए वाला था, दूरी वाला, ठीक है। तो चलिए आज जो है यहीं पे हम लोग अपने सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन जो भी था उसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेज देना, ठीक है। मैं देखूंगा कौन सा क्वेश्चन था विक्रम, है ना। यदि कोई डाउट था तो आप वहां पे बताइएगा मुझे, कोशिश करता हूं मैं कि सबके डाउट क्लियर कर पाऊं, ठीक है, समय की कमी के बावजूद। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जिसमें ए का ई से रिलेशन था, विक्रम स्क्रीनशॉट भेज देना टेलीग्राम पे, ठीक है, वहीं पे बता दूंगा मैं, तो सबका क्लियर हो जाएगा, अभी ढूंढना पड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस, थैंक यू सो मच टू बी हेयर, टू बी एट क्यूट्रिक्स, ठीक है। 3-4 दिन और हम लोग पढ़ेंगे एक साथ। तो यदि आप लोगों को क्वांट सीखनी है रेगुलर, यदि इंटरेस्टेड है क्वांट सीखने में, कई एग्जाम में काम आती है, तो आप क्यूट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि रेलवे का मैं पढ़ा रहा हूँ या बैंकिंग का मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप नहीं पढ़ें, कोई जरूरी नहीं है, पढ़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैथ्स सीखना कोई इसमें बुरी बात नहीं है, मैथ्स आपको आनी चाहिए, सिंपल मैथ्स है ना, जो बेसिक मैथ्स है इट शुड बी नोन, सबको आनी चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछी जाती है। और क्यूट्रिक्स को भूलिएगा मत, ठीक है। मैं इमोशनल नहीं हो रहा हूँ, तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। तो और बस इतना ही मैं कहूंगा, बाकी बात हम लोग एंड वाले दिन करेंगे, यानी 20 तारीख को जो क्लास होगी, 20 तारीख को क्लास शायद मेरा ना लेने का मूड हो, क्योंकि आप लोगों को जल्दी सोना होगा, रेस्ट करना होगा, क्योंकि 21 तारीख को आपका एग्जाम है, अपने घर से आपको निकलना होगा। तो कोशिश करेंगे कि 19 को ही आपका बैच जो है मर्जअप कर दें, 19 को लास्ट क्लास लें या 20 को सुबह क्लास ले लें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे और बातचीत करेंगे 19 को, ठीक है। चलो, ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और एग्जाम को क्रैक करिए, ठीक है। चलो बाय बाय।